गुड मॉर्निंग दोस्तों, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की ताजा खबर में। एक नया हफ्ता और पहला एपिसोड जहां पर सबसे पहले हम बात करने वाले हैं ग्लोबल इकोनॉमी के बारे में। तो यहाँ पर सबसे पहली न्यूज ग्लोबल इकोनॉमी में है बैंक ऑफ इंग्लैंड के द्वारा। बैंक ऑफ इंग्लैंड ने का बैंक ऑफ इंग्लैंड ऐसा एंटिसिपेटेड है, इन्हें ऐसा एक्सपेक्टेड है कि इस हफ्ते में एक फाइनल रेट हाइक करेगा। ऐसा एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये हो सकता है फाइनल रेट हाइक हो, लेकिन इवेंचुअल डिसीजन क्या है ये हमें आने वाले दिनों में ही पता चलेगा। तो बैंक ऑफ इंग्लैंड ने ऑलरेडी काफी रेट हाइक्स कर दिए थे, जैसे कि सारे सेंट्रल बैंक्स अराउंड द वर्ल्ड ने किए हैं। एंड अगर ये रेट हाइक होती है यहाँ पर, तो बैंक ऑफ इंग्लैंड की जो बैंक रेट है वो 5.5% बढ़ जाएगी, 5.5% तक बढ़ जाएगी, जो करंटली 5.25% है, विच विल बी द हाइएस्ट लेवल सिंस 2007। पिछले 100 सालों में एक इतनी एग्रेसिव रेट हाइक साइकिल पहले इंग्लैंड की इकोनॉमी ने अब तक देखी नहीं है। तो इसलिए ये काफी सिग्निफिकेंट चीज है। तो अगर ये पीक होता है, 5.5% का पीक यहाँ पर आता है फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ 0.1% की रेट हाइक, की बैंक रेट जो रेट हाइक साइकिल शुरू होने से पहले हुआ करती थी, तो ये ब्रिटेन की हिस्ट्री में वन ऑफ द हाईएस्ट एंड मोस्ट फास्ट रेट हाइक साइकिल मानी जाएगी। जो रिसेशनरी फेस करंटली नजर आ रही है इन द इकोनॉमी ऑफ इंग्लैंड, तो उस वजह से शायद यहाँ पर जो मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी है वो शायद ये डिसीजन ले ले कि ये एक आखिरी रेट हाइक साइकिल यहाँ पर होगी। 14 रेट हाइक्स ऑलरेडी यहाँ पर बैंक ऑफ इंग्लैंड ने कर दिए हैं। एंड जो वीक इकोनॉमिक आउटलुक ऑन अ जनरल लेवल नजर आ रहा है, तो उससे शायद ये सारे सेंट्रल बैंक्स करंटली ऐसे ऐसे नजर आ रहा है कि शायद एक रेट हाइक के साइकिल के एंड पर पहुंच रहे हैं। एंड दैट रिमेन्स टू बी सीन कि कैसे इस हफ्ते में वो रेट हाइक करेंगे या नहीं करेंगे। द नेक्स्ट न्यूज इज फ्रॉम द यूएस फेडरल रिजर्व। गोल्डमैन सैक्स का ये कहना है कि फेडरल रिजर्व नवंबर में रेट हाइक्स नहीं लाएगा। इट इज वेरी अनलाइकली, ऐसा शब्द वहां पर गोल्डमैन सैक्स ने यूज किया है कि फेडरल रिजर्व एक और रेट हाइक करेगा। इसका डिसीजन 31 अक्टूबर से 1 नवंबर के बीच में, जब फेडरल रिजर्व की मीटिंग होने वाली है, वहां पर लिया जाएगा। एंड करंटली जो हालात नजर आ रहे हैं, जो भी इकोनॉमिक रिपोर्ट्स आ रही है, जो भी डेटा आ रहा है, तो उससे यही लग रहा है कि शायद फेडरल रिजर्व एक और रेट हाइक नहीं करने वाला है इन द मंथ ऑफ नवंबर। उनका ये कहना है कि जो लेबर मार्केट का रिबैलेंसिंग करंटली नजर आ रहा है एंड इन्फ्लेशन की जो भी न्यूज आ रही है, तो उसको देखते हुए उसको नजर में रखते हुए शायद ये एक फाइनल रेट हाइक ऑलरेडी हो चुकी होगी। एंड शायद वो फॉरगो करेंगे एक और रेट हाइक करना इन द मंथ ऑफ नवंबर। मार्केट के जो बाकी पार्टिसिपेंट्स हैं, जैसे जेपी मॉर्गन एसेट मैनेजमेंट एंड यानस हेंडरसन, ये सारे जो बाकी बड़े इन्वेस्टर्स है, बड़े पी फंड्स है, उनका भी यही कहना है कि शायद सेंट्रल बैंक इज डन विद द रेट हाइक्स। यानी वी आर ऑलरेडी वी हैव ऑलरेडी रीच अ स्टेज जहां पर यूएस फेडरल रिजर्व और रेट हाइक्स नहीं करेगा, ऐसा उनका कहना है। दिस इज फॉलोइंग वन ऑफ द मोस्ट एग्रेसिव रेट हाइक स्टांस, जैसा बैंक ऑफ इंग्लैंड के केस में भी हमने देखा। सिमिलर इज द केस विद द यूएस फेडरल रिजर्व। अब बढ़ते हैं इंडियन इकोनॉमी की ओर, जहां पर सबसे पहली न्यूज है अबाउट द बूमिंग आईपीओ मार्केट। प्राइमरी मार्केट जो है, यानी जहां पर कंपनीज अपने शेयर्स नए इन्वेस्टर्स के लिए आईपीओ के रूट के थ्रू ओपन करते हैं, तो वहां पर करंटली एक काफी बड़ा फेज चल रहा है जहां पर बहुत सारे कंपनीज अपने आईपीओ ला रहे हैं, विच इज क्वाइट नेचुरल इन अ बुल फेज। क्योंकि बुल मार्केट जब चल रहा होता है तो बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर्स आर लुकिंग फॉर एवेन्यूज टू इन्वेस्ट, एंड इसी का फायदा बहुत सारे कंपनीज उठाते हैं बाय डूइंग देयर इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग ड्यूरिंग दिस टाइम। तो प्राइमरी मार्केट जो है उसमें 10 पब्लिक इश्यूज आर लाइंड अप ओवर द नेक्स्ट वीक दैट विल रेज 2400 crore रुपीज ऑफ मनी। इनमें से बहुत सारे इश्यूज ऐसे हैं जो ऑलरेडी लाइव हो चुके हैं, फ्राइडे या फिर थर्सडे को वो स्टार्ट हो चुके हैं। सो 6 ऑफर्स जो है वो अभी भी ओपन है फॉर बिड्स, एंड 5 स्टॉक्स के आईपीओ लाइंड अप है फॉर लिस्टिंग ड्यूरिंग दिस वीक। इनमें से कुछ अगर की आईपीओ की बात करें, तो तेलंगाना बेस्ड एक एथनिक अपैरल रिटेलर है साइज सिल्क कलामंदिर, एंड सिग्नेचर ग्लोबल करके एक दिल्ली एनसीआर बेस्ड रियल एस्टेट डेवलपर है। तो दीज आर सम ऑफ द आईपीओ जो मेन बोर्ड सेगमेंट में ओपन होने वाले हैं फ्रॉम सितंबर 20 टू सितंबर 22। तो साई सिल्क जो है दैट एम्स टू हैव द इशू ऑफ 1200 crore, तो काफी बड़ा आईपीओ इशू है यहाँ पर, एंड दैट इज एट द अपर प्राइस बैंड। एंड इसमें से द इशू कंप्राइजेस ऑफ फ्रेश शेयर्स वर्थ ₹600 crore, सो लगभग 50-50% शेयर है यहाँ पर फॉर ऑफर फॉर सेल एंड फ्रेश इशू। वहीं जो सिग्नेचर ग्लोबल है दैट इज बैक्ड बाय इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन, जो एक पी फंड है,
एंड ये एक अफोर्डेबल हाउसिंग सेगमेंट में मेनली सिग्नेचर ग्लोबल जो है वो अपने रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स निकालता है, एंड दैट इज फॉर अ 700 करोड़ आईपीओ। ऑलरेडी कुछ इश्यूज ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं। समी होटल्स एंड जैगल आईपीओ ये ऑलरेडी चल रहे हैं, बट दे हैव नॉट रिसीव्ड द काइंड ऑफ रिस्पॉन्स जो एक्सपेक्टेड है ऑन द फर्स्ट एंड सेकेंड डे ऑफ द बिडिंग। ये देखना होगा कि आज इसका रिस्पॉन्स कैसे आता है। एक और आईपीओ शो ऑलरेडी चालू है, दैट इज द यात्रा ऑनलाइन। सो दैट इज अनदर आईपीओ दैट इज गोइंग ऑन। सो करंटली एक बहुत सारे आईपीओ करंटली मार्केट में चल रहे हैं, विच इज लाइक आई सेड अ साइन ऑफ अ बुल मार्केट। The next news is about foreign portfolio investors. FPIs ने 4800 crores के equities sell किए हैं in the for the first 15 days of September, and ऐसा expected है by a lot of experts कि ये जो sell off है ये continue होगा even in the second half of this month. तो ये outflow होने के पहले FPIs constantly Indian equities buy कर रहे थे for the last 6 months, यहाँ तक कि उन्होंने 1.74 लाख करोड़ की बाइंग की है फ्रॉम द मंथ ऑफ मार्च टू द मंथ ऑफ अगस्त। लेकिन इस महीने में सारी चीजें जो है वो पलट गई है, एंड द रीजंस इंक्लूड कि यूएस के जो बॉन्ड यील्ड्स है वो थोड़े स्ट्रॉन्गर होने लगे हैं, डॉलर भी स्ट्रांग होने लगा है, एंड ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ के ही ओवरऑल कुछ कंसर्न्स है। तो ये सारे रीजंस की वजह से हो सकता है कि एफपीआईस अपना पैसा निकाल रही है। कुछ एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि आने वाले दिनों में शायद कंसिडरिंग की जो वैल्यूएशंस करंटली निफ्टी के है या फिर ब्रॉडर मार्केट जो वैल्यूएशंस है वो देखते हुए शायद और भी आउटफ्लोज यहाँ पर हो सकते हैं। ऑन दी अदर हैंड एफपीआईस ने लगभग 2000 करोड़ रुपीस इन्वेस्ट किए हैं इन इंडियाज डेट मार्केट ड्यूरिंग दिस पीरियड। यानी ये जो पहले 15 दिन थे सितंबर मंथ के, उसमें एफपीआईस ने हेवीली इन्वेस्ट किया है इंडिया के डेट मार्केट्स में। अगर हम सेक्टर्स की बात करें कि एफपीआईस कहाँ कहाँ इन्वेस्ट कर रहा है इक्विटीज में, जहां जहां वो इन्फ्लोस दे रहे हैं वो मेनली कैपिटल गुड्स एंड पावर सेक्टर में ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। एंड इवन दो एफपीआईस अब तक सेलर्स रहे हैं, इट डिड नॉट इम्पैक्ट द मार्केट मेनली बिकॉज डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो है वो काफी हेवीली बाइंग कर रहे हैं। एसआईपी की जो करंटली बुक है वही इतनी ज्यादा है कि ऑब्वियसली जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स है, म्यूचुअल फंड हाउसेज है, उनके पास बहुत सारा कैश है टू इन्वेस्ट, एंड उस वजह से थोड़ा सा निगेशन ऑफ इम्पैक्ट हो गया जो भी सेलिंग एफपीआईस करंटली कर रहे हैं। एडवांस टैक्स का कलेक्शन 20% बढ़ गया है इन H1, दैट इज द फर्स्ट हाफ ऑफ दिस फाइनेंशियल ईयर। सो इससे जो इंडिकेशन आता है वो यही है कि इकोनॉमिक ग्रोथ का जो मोमेंटम है वो करंटली अच्छे से सस्टेन होता हुआ नजर आ रहा है। नंबर्स की जहां तक बात आती है तो एडवांस टैक्स कलेक्शन का फिगर इस फर्स्ट हाफ में 3.54 लाख करोड़ रहा। लाइक आई सेड 20% का इंक्रीज रहा, एंड ऑफिशियल नंबर्स जो है वो सेंटर से नेक्स्ट वीक एक्सपेक्टेड है। इसमें थोड़ी सी और बढ़ोतरी हो सकती है बिकॉज 15 सितंबर वाज द डेडलाइन, एंड उस दिन के नून तक के फिगर्स करंटली अब तक सामने आए हैं, आगे के जो फिगर्स थे वो अब तक आने बाकी है। कॉर्पोरेट टैक्स मॉप अप, सो इस 3.54 लाख करोड़ में से कॉर्पोरेट टैक्स लगभग 2.8 लाख करोड़ था, वहीं पर्सनल इनकम टैक्स वाज एट 74,000 करोड़। सो पहले 2 क्वार्टर्स में इस करंट फिस्कल के ये ऐसे नंबर्स एडवांस टैक्स के रहे हैं। अब बढ़ते हैं कुछ स्टॉक वाइज अपडेट्स की ओर, जहां पर सबसे पहली अपडेट दी है एथर एनर्जी ने, विच इज अ टू व्हीलर इलेक्ट्रिक बाइक मेकर। उनका उनका ये कहना है कि पॉलिसी प्रेडिक्टेबिलिटी बहुत जरूरी है अगर ईवी अडॉप्शन को बढ़ाना है एंड इसमें और भी इन्वेस्टमेंट्स लाने हैं। सो इन द लाइट ऑफ टू व्हीलर इलेक्ट्रिक व्हीकल मार्केट, जो रिसेंट अपडेट्स यही आए थे कि जो गवर्नमेंट एक फेम सब्सिडी देता था तो वो उन्होंने उसकी एक स्कीम जो है वो बंद हो गई इन द मंथ ऑफ मार्च, जिसके बाद इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के टू व्हीलर इलेक्ट्रिक व्हीकल के जो नंबर्स थे वो थोड़े से सबड्यूड नजर आए फ्रॉम द मंथ ऑफ अप्रैल ऑनवर्ड्स। तो ये एक मेजर चैलेंज है एथर एनर्जी ने यहाँ पर कहा है कि पॉलिसी में कोई प्रेडिक्टेबिलिटी करंटली नजर नहीं आ रही, एंड इससे होता ये है कि कंपनी को प्रोजेक्शन करना बहुत मुश्किल हो जाता है कि कितनी डिमांड आने वाली है, कैसे डेमोग्राफिक्स चेंज होंगे, कितनी सब्सिडी है, एंड उस वजह से डिमांड कितनी इंपैक्ट होती है। तो ये सारी चीजें कंपनी को प्लान करने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, ऐसा यहाँ पर ईथर एनर्जी का कहना है। अनप्रेडिक्टेबिलिटी किसी भी बिजनेस के लिए अच्छी नहीं है, ऐसा भी उन्होंने यहाँ पर कहा है। ईथर एनर्जी की जहां तक बात आती है तो उनका प्लान है कि एक थर्ड प्लांट वो सेटअप करेंगे इंडिया में, विच विल बी एट अ कैपेसिटी ऑफ 10 लाख यूनिट्स एनुअली, बट अब तक उसकी लोकेशन जो है वो फाइनलाइज नहीं हुई है। डोमेस्टिक डिमांड के आगे दिखने लगे हैं जो भी इंडिया के इलेक्ट्रिक टू व्हीलर मैन्युफैक्चरर्स है, एंड दे आर नाउ ऑलरेडी थिंकिंग अबाउट एक्सपोर्ट्स। सो ऐसी सब चीजें जब एक बिजनेस में फंक्शन कर रही होगी तो जो पॉलिसी है ईवी एडॉप्शन की वो नेसेसरी होना जरूरी है, ऐसा उनका कहना है।
टाटा म्यूचुअल फंड, प्लूटस वेल्थ, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस, ये सारे कंपनीज अमंग द बायर्स रहे फॉर द स्टॉक ऑफ रेस्टोरेंट ब्रांड्स एशिया। तो रेस्टोरेंट ब्रांड्स एशिया के कुछ ब्लॉक डील्स हुए थे इन द लास्ट वीक, एंड जबकि सेलर सबको पता था कि क्यूएसआर एशिया पीटी लिमिटेड जो कंपनी का प्रमोटर भी है, तो उनके पास 40% तक की स्टेक बिफोर दीज ब्लॉक डील्स रही थी, एंड दे वर सेलिंग, ये मार्केट को पता था, बट स्टिल द स्टॉक वाज एट ट्रेडिंग एट हायर लेवल्स। एंड बायर कौन था ये अब तक क्लैरिटी आई नहीं थी, तो वो फ्राइडे को मार्केट क्लोज होने के बाद ये क्लैरिटी आई इन द ब्लॉक डील जो कंपनी ने फाइल की विद द बीएससी, कि कौन सेलर रहा एंड कौन बायर रहा। सेलर क्लियर था कि क्यूएसआर एशिया जो है उन्होंने ये सेल किया है इन ओपन मार्केट, एंड 25% ऑफ देयर इक्विटी शेयर्स उन्होंने यहाँ पर ओपन मार्केट में ऑफलोड किए हैं। तो जनरली इतनी बड़ी जब फ्लोट मार्केट में आता है तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स ऐसा एक्सपेक्टेड होता है कि शायद कंपनी लोअर सर्किट्स में ट्रेड करेगी, लेकिन ऐसा यहाँ पर हुआ नहीं, एंड द रीजन वाज कि बायर जो थे वो ऑलरेडी ऐसा नजर आ रहा है कि क्यूएसआर एशिया ने ऑलरेडी बायर्स देख रखे थे। सो बायर्स में टाटा म्यूचुअल फंड, प्लूटस वेल्थ मैनेजमेंट एलएलपी करके एक प्राइवेट इक्विटी फंड है, उसके अलावा अमल पारेख क्वांट म्यूचुअल फंड, काफी सारे म्यूचुअल फंड्स ने यहाँ पर स्टेक लिया है। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ने काफी अच्छा स्टेक यहाँ पर बाय किया है। तो ये जो ब्लॉक डील हुआ है यहाँ पे, दैट हैपेंड एट अ प्राइस ऑफ ₹119 पर शेयर, जबकि करंट मार्केट प्राइस लगभग 130 के आसपास हो चुका है। सो क्लियरली क्यूएसआर एशिया पीटी लिमिटेड ने यहाँ पर अपनी स्टेक कम करने की कोशिश की है, एंड नाउ देयर स्टेक स्टैंड्स एट मच लेसर लेवल्स कंपेयर्ड टू द लास्ट क्वार्टर की फाइलिंग दैट दे डिड। तो ये सारे जो भी बायर्स है उनका क्या यहाँ पर कन्विक्शन है इस बिजनेस में, वो आने वाले दिनों में शायद यहाँ पर हमें और क्लियर हो जाएगा। टाटा मोटर्स के एमडी का कहना है कि कंपनी अभी भी अपने डीजल ऑफरिंग्स को कंटिन्यू करने वाली है एज लॉन्ग एज इसकी डिमांड रहेगी। तो रिसेंटली डीजल व्हीकल्स के बारे में काफी सारी चीजें न्यूज में आई थी। हमारे जो मिनिस्टर नितिन गडकरी जी, उन्होंने भी यहाँ पर एक स्टेटमेंट दिया था कि डीजल व्हीकल्स पर शायद एडिशनल टैक्स लेवी करने की बात उन्होंने कही थी। हालांकि बाद में उन्होंने ये कहा था कि अब तक कोई ऐसा एक्टिव कंसिडरेशन में कोई प्रपोजल नहीं है, पर एक चीज क्लियर है कि गवर्नमेंट उतना कीन नहीं है डीजल व्हीकल्स को ज्यादा बढ़ावा देने की ओर। तो इसलिए ये क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं टू ओईएम मैन्युफैक्चरर्स कि वो अपने डीजल ऑफरिंग्स देने वाले हैं या नहीं। बहुत सारे ऑटो मैन्युफैक्चरर्स हैं जिन्होंने डीजल ऑफरिंग्स कंप्लीटली बंद कर दिए, बिकॉज पेट्रोल एंड डीजल के रेट्स ऑलमोस्ट सिमिलर लेवल्स पर ट्रेड हो रहे हैं। डीजल व्हीकल्स थोड़े से महंगे आते हैं, सो इट डज नॉट मेक अ लॉट ऑफ इकोनॉमिक सेंस फॉर अ लॉट ऑफ कस्टमर्स कि वो डीजल वेरिएंट्स परचेज करें। पर टाटा मोटर्स अभी भी जारी रखने वाला है, एंड हालांकि उनका ये कहना है कि जब नए इम्प्लीमेंटेशन नॉर्म्स आएंगे, BS7 आएंगे, तो हो सकता है कि डीजल व्हीकल्स थोड़े और अंडर प्रेशर आएंगे, लेकिन करंटली जब तक डिमांड है तब तक वो अपने ऑफरिंग्स देने वाले हैं, ऐसा यहाँ पर उन्होंने क्लियर कर दिया है। वोडाफोन आइडिया ने फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे कर दी है फॉर द 5G स्पेक्ट्रम। पिछले साल 5G स्पेक्ट्रम का ऑप्शन हुआ था, एंड उसमें एक ओवर अ लॉन्गर पीरियड जो भी टेलीकॉम कंपनीज को जिस भी रेट पर ऑक्शन में बैंड्स मिले होंगे, तो उसकी पेमेंट उनको गवर्नमेंट को करनी पड़ती है। तो यहाँ पर एक मेजर पेमेंट वोडाफोन आइडिया ने कर दी है। तो ये अच्छी बात है या नहीं कंपनी के लिए, ये यहाँ पर समझना जरूरी है। इसकी डेडलाइन जो थी वो अगस्त 17 में थी ऑलरेडी, जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट था वहां का, लेकिन वोडाफोन आइडिया ने ज्यादा दिन की मोहलत मांगी यहाँ पर फ्रॉम द गवर्नमेंट। 30 डे ग्रेस पीरियड उन्होंने यहाँ पे मांगा, एंड दे वर रेडी टू मेक द पेमेंट विद इंटरेस्ट। सो चाहे कंपनी ने ये पेमेंट कर दी हो, लेकिन दिस इज ऑलरेडी पास्ट द ड्यू डेट, एंड दैट इज क्वाइट ऑब्वियस कंसिडरिंग कि वोडाफोन आइडिया में लिक्विडिटी क्रंच करंटली बहुत ज्यादा है। ऑब्वियसली उनको ये पेमेंट करने के लिए जो भी कैश है वो जुटा पाना बहुत मुश्किल है, एंड ऐसा एक्सपेक्टेड था कि शायद प्रोमोटर्स को ही कोई फ्रेश इन्फ्यूजन करना पड़ेगा ऑफ कैपिटल इनटू द कंपनी, जिससे कंपनी थोड़े और टाइम पीरियड के लिए अपने ऑपरेशंस जो है वो स्मूथली रन कर पाए। सो इट अपीयर्स कि प्रोमोटर्स की हेल्प के बिना वोडाफोन आइडिया करेंटली ये जो स्पेक्ट्रम पेमेंट है वो कर पाया है। एज पर दी Q1 FY24 क्वार्टरली रिपोर्ट, उनका ये कहना था कि हो सकता है कि प्रोमोटर्स यहाँ पर इन्फ्यूजन कर दे, ताकि उनके जो वेंडर्स है, नेटवर्क के जो वेंडर्स है लाइक नोकिया और इंडस टावर्स, उनको टाइम पर पेमेंट हो जाए। चाहे वोडाफोन आइडिया ने पहला ट्रांच क्लियर कर दिया हो, लेकिन लिक्विडिटी प्रॉब्लम अभी भी कंपनी में परसिस्ट करता है, एंड बिकॉज ऑफ दिस जो भी एक केपेक्स नेसेसरी है टेलीकॉम इंडस्ट्री में 4G नेटवर्क या फिर फ्यूचर 5G नेटवर्क को लाने के लिए, तो वो अभी भी नॉन एग्जिस्टेंट है। वो करने के लिए कंपनी के पास एडिक्वेट पैसे करंटली नजर नहीं आ रहे हैं। दैट रिमेन्स द रियलिटी ऑफ दिस बिजनेस। वोडाफोन आइडिया को एक और ट्रांच ऑफ पेमेंट क्लियर करना है टू द डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम बाय द एंड ऑफ दिस मंथ,
एंड दिस अमाउंट्स टू समवेयर अराउंड 700 करोड़। तो अभी भी काफी प्रेशर कंपनी पर अभी भी बना है कि उनको जो भी उनके नेटवर्क वेंडर्स है या फिर गवर्नमेंट है, उनको जो भी चार्जेस पे करने हैं, तो उसमें अभी भी प्रेशर कंपनी के लिक्विडिटी पर बना रहेगा। तो ये थी सारी आज की न्यूज। अब बढ़ते हैं हमारे फाइनल सेक्शन पे, दैट इज दी बिलीव इट और नॉट सेक्शन। तो ये भी एक न्यूज बेस्ड ही सेक्शन है। जब मैं न्यूज पढ़ रहा था आज के वीडियो के लिए, तो आई केम अक्रॉस समथिंग दैट आई फाउंड इट कि ये शायद मैं बिलीव इट और नॉट पर आपके साथ शेयर कर सकता हूँ। तो एसबीआई ने, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इंडिया की लार्जेस्ट बैंकर रही, ये डिसाइड किया है कि जो भी बोरोअर्स होंगे हु आर लाइकली टू डिफॉल्ट, यानी जिनका रिपेमेंट देखकर ऐसा लग रहा है बैंक को कि शायद ये जो बोरोअर्स है वो डिफॉल्ट करेंगे, उनको कंपनी ने चॉकलेट्स सेंड करने का डिसीजन लिया है। दिस इज अ वेरी यूनिक एंड समवॉट वैकी टाइप ऑफ पॉलिसी दैट द बैंक इज डूइंग, जिससे वो होप कर रहे हैं कि चीजें और बेटर हो। तो इसके पीछे लॉजिक क्या है, ये जब जानना चाहा सबने, तो बैंक के एमडी का ये कहना है कि ऐसा उनको पता चला है कि बोरोअर जो भी बोरोअर डिफॉल्ट करना चाहता है या फिर डिफॉल्ट करने वाला है, तो वो यूजुअली रिमाइंडर कॉल बैंक का आंसर नहीं करता। तो ये एक वे है टू मीट देम एट देयर होम अनअनाउंस्ड, यानी बिना उनको बताए द बैंक विल लैंड अप एट देयर डोर, विल गिव देम चॉकलेट्स एंड उनको ये रिमाइंड करेंगे कि उनकी जो पेमेंट है वो ड्यू है। तो दिस इज एम्ड एट एंश्योरिंग बेटर कलेक्शन। अभी इससे बेटर कलेक्शन होगा या नहीं, ये दिखना ये आने वाले टाइम में पता चलेगा। लेकिन ये सारी चीजें क्यों हो रही है, तो मेनली इंटरेस्ट रेट्स काफी ज्यादा बढ़ गए, तो हो सकता है ऐसे टाइम पीरियड में डिलिक्वेंसीज बहुत ज्यादा हो, बहुत सारे बोरोअर्स ऐसे होंगे जो शायद जो अपनी इंस्टॉलमेंट है वो पे करना नहीं चाहेंगे। अब तक कंपनी का यह कहना है कि इस स्ट्रेटेजी से उनको एक ओवरवेलमिंग सक्सेस मिला है इन द few days that they have tried to use the pilot version of this strategy। तो इसके लिए उन्होंने कुछ फिनटेक्स को भी एंगेज किया है with them to try and put this into place। अभी भी ये पायलट स्टेज में है, ऐसा बैंक के एमडी का कहना है। एंड अगर ये सक्सेसफुल रहा तो कंपनी ये फॉर्मली अनाउंस करेगा। तो ये एक काफी यूनिक एंड एक तरीके से हम कह सकते हैं कि अजीब चीज लगी कि एसबीआई यहाँ पर चॉकलेट सेंड करके अपने बोरोअर्स को बता रहा है कि आपका जो है वो मंथली रिपेमेंट है वो डिफॉल्ट में जा सकता है। सो दैट वाज इट फॉर टुडेज एपिसोड ऑफ आज की ताजा खबर। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो लाइक जरूर कीजिए, कमेंट कीजिए एंड शेयर भी कीजिए विद मैक्सिमम पीपल। एंड हमारी वेबसाइट investjetne.in को विजिट करना मत भूलिए। बहुत अच्छे फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स है आपके आपके रिक्वायरमेंट्स के लिए। सो आई एम श्योर ये आपके बहुत काम आएंगे। बहुत एक्साइटिंग डिस्काउंट्स भी है हमारे प्रोडक्ट्स पर, तो प्लीज विजिट आवर वेबसाइट एंड कॉन्टैक्ट आवर रिलेशनशिप सेल। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।